एग्रीकल्चर बायोलॉजी लवर में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। टॉपिक है माइटोसिस, जो सेल डिवीजन का एक महत्वपूर्ण डिवीजन है। ठीक है, ये थ्योरी क्लासेस है वाई साजिद सर, एमएससी नेट, यूजफुल फॉर और एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम, बीएससी एजी, एमएससी एजी, बीएससी एमएससी बॉटनी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न बेसिकली कई प्रकार का होता है। आपके सिलेबस में दो तरह का सेल डिवीज़न रखा गया, जिसमें एक है माइटोसिस सेल डिवीज़न, एक है मियोसिस सेल डिवीज़न। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइटोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, सोमेटिक सेल डिवीजन, ओकेशनल सेल डिवीजन तथा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस शब्द की खोज करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे वो थे वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1882 में सबसे पहले माइटोसिस एनिमल सेल्स में देखी। तथा प्लांट में माइटोसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर। माइटोसिस सेल सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसे वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं। इसमें एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। माइटोसिस सेल में सेल का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है। इसमें सेल्स की संख्या क्या रहती है, बढ़ती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से। माइटोसिस में एक मदर से जब दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो ये आइडेंटिकल सेल होती हैं, यानी कि मदर सेल जो होती है वो संरचनात्मक व गुणात्मक तौर पर मदर की कार्बन कॉपी होती है। मदर सेल्स के अंदर जितने गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं उतने ही नई बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। इसमें डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहती है जितनी कि मदर सेल यानी कि जनक सेल्स में होती है। ये प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स या ग्रोइंग यानी कि बढ़ते हुए वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में क्या रहता है, टॉप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, यंग पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ पर माइटोसिस सेल कंटिन्यूस होती रहती है और उससे प्लांट की वृद्धि व विकास होता रहता है। ठीक है, यानी कि माइटोसिस सेल में बनने वाली जो डॉटर सेल है वो गुणात्मक तौर पर व संरचनात्मक तौर पर कैसी रहती है, मदर सेल्स के समान रहती है। ये आइडेंटिकल सेल कहलाती है, यानी कि जुड़वा सेल कहलाती है। माइटोसिस सेल का अगर आपको लैब में प्रैक्टिकल करना है तो सबसे अच्छा मटेरियल ऑनियन रूट टिप कहलाता है। ठीक है ना, जो हरी प्याज होती है उसमें जो वाइट कलर के रेसे निकले रहते हैं, अगर उसका थिन सेक्शन काटा जाए और उसे एसीटोकेरामाइन एक केमिकल होता है उसका अगर उस पर डाल के ड्रॉप एक स्लाइड बनाई जाए तो वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हो। माइटोसिस का महत्व, माइटोसिस का महत्व वृद्धि व विकास के लिए होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में माइटोसिस का अहम रोल रहता है। इसके अलावा आनुवांशिक स्थायित्व तक के लिए भी, जीवन की सततता बनाए रखने के लिए भी, व मरम्मत यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में जीन व डीएनए आदि में रिपेयरिंग करने में भी माइटोसिस का मेन रोल अदा करता है। माइटोसिस में केंद्रक एक बार विभाजित होता है और एक बार ही साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। माइटोसिस में केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, जबकि साइटोप्लाज्म का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक के विभाजन में 4 अवस्थाएं सम्मिलित रहती हैं और माइटोसिस सेल डिवीजन में भी 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। प्रोफेज, पहली अवस्था है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी अवस्था है टीलोफेज। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं इंटरफेज से। इंटरफेज क्या है कि
ये विश्राम अवस्था है, यानी कि डिवीजन से पहले की अवस्था। इसमें क्या क्या होता है, इसमें विभाजन से पहले की अवस्था इसको माना गया है। इसमें इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन नेट की फॉर्म में उपस्थित रहता है। यानी कि आपको ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन नेट कह रहे हैं। चारों ओर जो केंद्रक के जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल है, तो इस चारों ओर से सेल वॉल द्वारा घिरी है और इसके अंदर ही सेल मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है। ठीक है, इंटरफेज में क्या रहता है, इंटरफेज में विभाजन के लिए जितने भी जरूरी चीज़ें हैं उनका निर्माण इंटरफेज में होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहली अवस्था प्रोफेज। प्रोफेज में क्या रहता है कि ये सबसे माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें क्रोमेटिन नेट जालनुमा संरचना में प्रेजेंट रहता है केंद्रक के अंदर। आपने देखा होगा केंद्रक के अंदर क्या रहता है, केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है, ये क्या कहलाती है, क्रोमेटिन नेट कहलाती है। ठीक, ये छोटे छोटे कुंडलित टुकड़ों में खुल जाता है, ये जो बाद में लंबे पतले धागेनुमा संरचना बनाते हैं। जल की कमी के कारण यानी डिहाइड्रेशन के कारण क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और डेंस हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 भुजाएं तथा एक गुणसूत्र बिंदु रहता है। भुजाओं को क्रोमेटिड कहते हैं और गुणसूत्र बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रोफेज स्टेज के अंत में, यानी कि प्रोफेज में की जो अंतिम अवस्था है उसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कह रहे हैं, ये भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। पहली अवस्था में क्या हो रहा है, आप अर्ली प्रोफेज में देखिए कि चारों ओर क्या पाई जा रही है, केंद्रक कला उपस्थित है। ठीक है, क्रोमेटिन नेट की फॉर्म में क्रोमोसोम्स उपस्थित हैं, न्यूक्लियोलस उपस्थित है। ठीक है, और मिड प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कैसे हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से क्रोमोसोम्स डेंस हो रहे हैं, कॉइल्ड हो रहे हैं, डिसकॉइल्ड हो रहे हैं और गुणसूत्रों की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, और लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है कि केंद्रक कला धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही है। देखिए डिसअपियर हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा न्यूक्लियोलस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है और गुणसूत्र कैसे हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। अब आती है दूसरी अवस्था, मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था गुणसूत्र की स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स की अगर मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना है तो मेटाफेज अवस्था सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स की जो संरचना है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्रोमोसोम्स में क्या रहता है, जैसे कि अगर क्रोमोसोम्स का अगर इस संरचना पर बात करें तो किस साइड में टीलोमियर, पेलिकल, क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स आदि, बीच में क्या रहता है, सेंट्रोमियर रहता है। ये स्पष्ट क्या आप देख सकते हो मेटाफेज अवस्था में जब आप गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे। मेटाफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्णतः क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गायब हो जाती है और गुणसूत्र मध्य रेखा पर यानी कि मिडिल प्लेट पर या यूकेशनल या यूकेटर लाइन पर उपस्थित हो जाते हैं। बड़े क्रोमोसोम्स पर्दे की तरफ व छोटे क्रोमोसोम्स मध्य भाग पर स्थित होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की जो भुजा है, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ क्रोमेटिड कह रहे हैं और मध्य भाग को क्या कह रहे हैं हम, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। दोनों साइड पर पोल्स का निर्माण हो जाता है यानी कि ध्रुव बन जाते हैं तथा स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। यहाँ 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर बनते हैं। एक होता है पोल से दूसरे पोल्स तक बिना गुणसूत्र को स्पष्ट किए हुए
जो जाता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। एक स्पिंडल फाइबर जो होता है वो कहलाता है जो पोल से स्टार्ट होता है और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर वाले भाग से जाके अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और जो पोल्स की से एक पोल से दूसरी पोल्स की तरफ जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर या कंटिन्यूअस या सतत धागे कह रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो गया। ठीक है, दोनों साइड्स पर क्या बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, ये देखिए गुणसूत्र कहाँ पर आ जाते हैं, मिडिल प्लेट पर आ जाते हैं। ये मेटाफेज का मेन कैरेक्टर है, यानी कि गुणसूत्र कहाँ अरेंज हो रहे हैं, मिडिल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। बड़े क्रोमोसोम्स पर्दी पर साइड पर और छोटे क्रोमोसोम्स बीच में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एक बनता है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और दूसरा बनता है कंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर स्पिंडल फाइबर जिसे हम असत तुर्क धागे कह रहे हैं, ये पोल से जाकर सीधे क्रोमोसोम्स के मध्य भाग से जुड़ जाते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। एक जो स्पिंडल फाइबर है ये एक पोल से दूसरी पोल तक जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर या सपोर्टिंग फाइबर कह रहे हैं। तो मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है, मेटाफेज में केंद्रक कला पूरी तरीके से गायब हो जाती है, केंद्रिका पूरी तरीके से गायब हो जाती है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, दोनों साइड पर पोल्स बन जाते हैं और पोल से निकलते हुए जो धागे हैं उसे हम स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। यहाँ स्पिंडल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फाइबर। गुणसूत्र जब मध्य रेखा पर आ जाते हैं, पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकलता है और गुणसूत्र बिंदु से जाके जो जुड़ जाता है, यानी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले भाग से जाके जो जुड़ जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कह रहा है। और जो एक पोल से दूसरे पोल्स पर बिना क्रोमोसोम्स को टच किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इस प्रकार ये सारे के सारे कमेंट्स आप मेटाफेज अवस्था में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था जो है माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है, इसे प्रोफेज की अपोजिट अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्पिंडल फाइबर में क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बनते हैं, एक तीसरे टाइप का स्पिंडल फाइबर बनता है जिसे हम इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कह रहे हैं। जब क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है तो जब ये क्रोमोसोम्स का विभाजन होगा यहाँ पर, तो देखिए ये बीच में से आधा क्रोमोसोम्स ऊपर जाएगा और आधा नीचे जाएगा। तो जो सेंट्रोमियर वाला जो भाग है जिसे गुणसूत्र बिंदु कह रहे हैं, ये पोल्स की तरफ होते हैं और जो क्रोमेटिड यानी भुजा वाला जो भाग है ये क्या, हाँ, मध्य प्लेट की तरफ या मध्य रेखा की ओर उपस्थित रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि असत तुर्क धागे में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसे इंग्लिश में पुल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बने हैं उसमें क्या रहता है, पुश होता है, यानी कि रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है पुल व पुश की, जिसके वजह से क्रोमोसोम्स मध्य रेखा से आधे क्रोमोसोम्स ऊपर वाले पोल्स की तरफ जाने लगते हैं और आधे क्रोमोसोम्स नीचे वाले पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है
कि दोनों साइड क्या बन गए, दोनों साइड पे जो पोल्स हैं और जो मध्य रेखा पर मेटाफेज में क्या था, मध्य रेखा पर क्या थे, क्रोमोसोम्स उपस्थित थे। अब यहाँ क्या हुआ कि एक जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर है जो पोल से निकलकर सेंट्रोमियर वाले भाग पर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है, पुश स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऊपर वाले पोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को, ठीक है, सेंट्रोमियर वाले भाग से, जिससे आधे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। और एक और नए प्रकार का यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनता है जिसे हम कह रहे हैं इंटरजोनल फाइबर कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। इस पुल और रिलैक्स की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करती है पुल और पुश वाली, जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर वाले भाग से टूटकर आधे ऊपर की साइड जाने लगते हैं, आधे नीचे की साइड जाने लगते हैं, आधे ऊपर जाने लगते हैं, आधे नीचे जाने लगते हैं। क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर वाला भाग है वो कहाँ पर होता है, पोल्स की तरफ होता है, ठीक है, और जो भुजा वाला भाग है ये पर्दे की तरफ उपस्थित रहता है। इसके बाद जो लास्ट अवस्था आती है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। टीलोफेज प्रोफेज की क्या है, ठीक अपोजिट क्या है, अवस्था है, विपरीत अवस्था है। इसमें क्या रह रहा है, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, दोबारा से खुल जाते हैं, यानी कि विकुंडलित हो जाते हैं, धागेनुमा संरचना बनाते हैं। केंद्र कला जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी पुनः निर्मित हो जाती है। केंद्र का जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गई थी दोबारा से बन जाती है। इस प्रकार एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, आपकी टीलोफेज में हो रही है। देखिए जो क्रोमोसोम्स मध्य वाले भाग पर थे वो धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच जाते हैं, पोल्स पर पहुँच जाते हैं, और चारों ओर क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। इसके अलावा नीचे वाले क्रोमोसोम्स के चारों ओर भी क्या बन जाती है, केंद्रकला बन जाती है। दोनों के अंदर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, और गुणसूत्र क्या होते हैं, डिस्कॉइल्ड हो जाते हैं, पतले धागेनुमा संरचना में दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से एक केंद्रक से यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक। अब जब केंद्रक का विभाजन हो गया, अब बारी आती है उसके कोशिका द्रव्य के विभाजन की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जीव द्रव्य का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जो है वो विभाजित होता है, ठीक है। प्लांट में ये विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, जबकि एनिमल सेल में ये खांच द्वारा यानी कि सेल फरो द्वारा वो संपन्न होता है। प्लांट में जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन सेल प्लेट के निर्माण के साथ शुरू हो जाता है। सेल प्लेट का निर्माण गोल्जी बॉडी की पुटिकाएं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच की जो सेल है वो एक साइटोप्लाज्म के बीच में क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और फैगमोब्लास्ट नाम की एक लेयर का निर्माण करती है, जो बाद में मिडिल लेमिना में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हो चुका है, देखिए दो केंद्रक बन गए, ठीक है। अब बारी है साइटोप्लाज्म की, जो इसके अंदर ये भरा हुआ है, इस साइटोप्लाज्म के विभाजन की तरह। तो जो बीच में जो सेल है ये जो फैगोब्लास्ट कहलाती है, इसका जो निर्माण है दो प्रकार की सेल से होता है। एक होता है गोल्जी बॉडी, किससे, गोल्जी बॉडी की सेल, और एक होता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल से। ये दोनों सेल्स आपस में मिडिल भाग में जाके क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, और क्या बनाती है, मिडिल लेमिना का निर्माण करती है। इस तरीके से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। एक मदर सेल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या वही नई बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।